दोस्तों, आप देख रहे हैं अनोखी पिक्चर, जहां हर फिल्म छुपाए बैठी है एक अनोखी कहानी के साथ। आज हम बात करेंगे द ग्रे की, एक ऐसी सर्वाइवल स्टोरी जो ठंड से नहीं बल्कि इंसान की हिम्मत और डर से भरी हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं इस बर्फीले सफर से, जहां हर कदम पर मौत से सामना होगा और हर सांस एक नई जंग होगी। कहानी की शुरुआत होती है एक बर्फीले इलाके से, जहां काम करने वाले लोग तेल की खान में मजे से एंजॉय कर रहे हैं। वहीं हमें दिखाया जाता है जॉन ऑन्टवे को, जो एक शार्प शूटर है। उसका काम है भेड़ियों को मारना, ताकि वहां काम करने वाले लोगों पर वे भेड़िए हमला न कर सकें। लेकिन अंदर से जॉन बिल्कुल टूटा हुआ है। वह अपनी बीवी को याद करता है, जो अब उसके साथ नहीं है। हर रात वह शराब में डूब जाता है, और एक वक्त तो ऐसा आता है जब वह अपनी बंदूक निकालकर अपने मुंह में रख लेता है, और जब वह ट्रिगर दबाने ही वाला होता है, तभी उसे दूर से बहुत सारे भेड़ियों की आवाज सुनाई देती है। वह रुक जाता है और ट्रिगर दबाने से पहले यह सोचता है कि अगर मैं मर गया तो इन सबको भेड़ियों से कौन बचाएगा। वह समझता है कि वही एक है जो इन भेड़ियों का सामना कर सकता है। अगले दिन ऑन्टवे और बाकी सभी लोग एक प्लेन के पास पहुंचते हैं, क्योंकि उन्हें पहले से बताया गया था कि इस इलाके में जल्द ही बर्फीला तूफान आने वाला है। इसलिए वे सभी अगले दिन उस प्लेन में बैठ जाते हैं जो उन्हें घर ले जाने वाली थी। सभी लोग खुश हैं कि बहुत समय के बाद अब वे घर जा रहे हैं। इन्हीं में से हम कुछ मुख्य किरदारों से मिलते हैं। जॉन, जो थोड़ा खड़ूस है। बॉब, जो दिल का बहुत साफ है। फिर हेंड्रिक्स, जो किसी भी खतरे से नहीं डरता। और ऑन्टवे, जो सबको चुपचाप देख रहा है। सभी लोग हंसते हैं, मजाक करते हैं, और ऑन्टवे शांति से अपनी सीट पर बैठा रहता है। थोड़ी देर बाद प्लेन झटके खाने लगता है। सभी डर जाते हैं, लेकिन ऑन्टवे को कुछ महसूस ही नहीं होता। वह अपनी वाइफ के ख्यालों में खोया हुआ था। तभी हेंड्रिक्स सबको कहता है, सीट बेल्ट अच्छे से बांध लो, क्योंकि अगर प्लेन क्रैश हुआ तो शायद हम बच नहीं पाएंगे। इस बात पर बाकी लोग गुस्से में आ जाते हैं और उसे चुप रहने को कहते हैं। कुछ देर बाद प्लेन फिर से स्थिर हो जाता है और ऑन्टवे अपनी वाइफ के कंधे पर सिर रखकर सो जाता है। लेकिन तभी अचानक वह ऊपर उछल जाता है और उसकी नींद टूट जाती है। वह शीशे से बाहर देखता है और देखता है कि प्लेन के विंग में आग लगी हुई है। वह तुरंत सीट बेल्ट कसकर बांध लेता है और सीट पर लेट जाता है। अचानक प्लेन का एक छोटा हिस्सा टूटकर अलग हो जाता है और फिर एक भयानक प्लेन क्रैश होता है। क्रैश में बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। जब ऑन्टवे की आंख खुलती है तो वह खुद को एक बर्फीले इलाके में पाता है। वह जल्दी से उठता है, क्रैश वाली जगह पर जाता है और एक बैग से टोपी निकालकर पहन लेता है। फिर वह सभी बचे हुए लोगों की मदद करने निकल पड़ता है। ऑन्टवे प्लेन के अंदर आता है और तभी वह देखता है कि एक आदमी के पेट में एक रॉड घुसी हुई है। वह उसे संभालता है और उससे कहता है कि अच्छी बातें सोचो, तुम ठीक हो जाओगे। लेकिन तब तक उस आदमी की वहीं पर मौत हो जाती है। सभी लोग यह देखकर डर जाते हैं। कुछ लोग कॉल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस इलाके में नेटवर्क ही नहीं मिलता। फिर जॉन ऑन्टवे उन सभी को समझाता है कि हमें बचाने के लिए रेस्क्यू टीम जरूर आएगी। तभी ऑन्टवे कहता है, अगर यहाँ से 50 प्लेन भी गुजरें तब भी हमें ढूंढ पाना मुश्किल है, क्योंकि इतनी बर्फ पड़ रही है कि ऊपर से नीचे कुछ भी दिखाई नहीं देता। फिर ऑन्टवे उन सभी से कहता है कि आज रात हम इसी प्लेन के अंदर रहेंगे और सुबह होते ही आगे की ओर निकल पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ की ठंड में ज्यादा देर रहना मौत के बराबर है। हमें आज की रात आग जलाकर इसी प्लेन में गुजारनी होगी। इसके बाद वे सभी आग जलाने के लिए सामान इकट्ठा करने लगते हैं। रात होते ही सब आग जलाकर एक जगह पर बैठ जाते हैं, लेकिन ऑन्टवे अपनी वाइफ की यादों में खोया हुआ थोड़ी दूर चला जाता है। तभी उसे कुछ आवाज सुनाई देती है। वह आवाज का पीछा करता है और कहता है, कोई है क्या वहां? और जैसे ही वह सामने जाता है, उसे एक भेड़िया दिखाई देता है। वह भेड़िया अचानक उस पर हमला कर देता है और उसके पैर पर काट लेता है। ऑन्टवे पूरी ताकत से भेड़िए को मारने की कोशिश करता है, लेकिन वह भेड़िया उसके पैर को नहीं छोड़ता। ऑन्टवे की आवाज सुनकर बाकी सभी लोग वहां पहुंचते हैं और एक लकड़ी से उस भेड़िए को मारकर भगा देते हैं। फिर सब लोग ऑन्टवे को वापस प्लेन के पास लाते हैं और उसके पैर पर कपड़ा बांध देते हैं। थोड़ा आराम करने के बाद उनमें से एक आदमी ऑन्टवे से पूछता है, वह क्या था? उसने तुम पर अटैक क्यों किया? ऑन्टवे जवाब देता है, हम भेड़ियों के इलाके में हैं और उन्हें यह बिल्कुल भी पसंद नहीं कि कोई उनके इलाके में आए। हमें जल्द यहाँ से निकलना होगा। तभी उन सभी को बहुत जोर से गुर्राने की आवाज सुनाई देती है। वह सब मशालें लेकर थोड़ी दूर जाते हैं और अंधेरे में उन्हें बहुत सारी आंखें चमकती हुई दिखाई देती हैं। तभी एक बड़ा भेड़िया सामने आता है। वह सबको गुस्से से घूर रहा होता है। ऑन्टवे उन सभी से कहता है, कुछ भी हो जाए भागना मत। ये भेड़िए हमें भाग भाग कर मारेंगे। अगर हम उनकी आंखों में देखेंगे तो वे कुछ नहीं करेंगे।
और खुद ही चले जाएंगे। और होता भी बिल्कुल ऐसा ही। वह भेड़िए कुछ देर बाद वहां से चले जाते हैं। ऑटवे फिर कहता है, ये भेड़िए इन लाशों की गंध से यहाँ आए हैं, इसलिए हमें जल्दी इन लाशों को हटाना होगा। वह सब मिलकर उन लाशों को हटाने लगते हैं, लेकिन हेंड्रिक्स, जो थोड़ा लालची था, वह लाशों में से पर्स और घड़ी निकालकर अपने पास रखने लगता है। ये देखकर ऑटवे गुस्से में उससे कहता है, अगर तुमने ये सब बंद नहीं किया और ये चीजें वापस नहीं रखीं तो मैं तुम्हें भी इन लाशों जैसा बना दूंगा। हेंड्रिक्स डर जाता है और सब कुछ वापस रख देता है। फिर वह भी बाकी के साथ लाशों को साइड करने लगता है। इसके बाद ऑटवे सबको कहता है, हम सबको 2-2 घंटे की बारी में सोना होगा, क्योंकि ये भेड़िए दोबारा आ सकते हैं। पहले ऑटवे जागने की जिम्मेदारी लेता है, लेकिन जब उसकी आंखें भारी होने लगती हैं तो वह एक आदमी जॉन डियज से कहता है कि वह थोड़ी देर के लिए निगरानी करे। डियज मान जाता है और बाहर निगरानी करने जाता है। लेकिन कुछ देर बाद जब वह हल्का होने के लिए दूर जाता है तो वहां एक भेड़िया पहले से उसका इंतजार कर रहा होता है। जैसे ही डियाज वहां पहुंचता है, भेड़िया उस पर झपट पड़ता है और उसे अपना शिकार बना लेता है। वह खुद को छुड़ाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन भेड़िया उसे नहीं छोड़ता और वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। अगली सुबह जब ऑटो की आंख खुलती है तो वह देखता है कि उसका साथी जो रात को पहरा दे रहा था वह वहां नहीं है। वह चारों तरफ उसे ढूंढता है, लेकिन साथी कहीं नहीं मिलता। तभी उसकी नजर बर्फ पर पड़ती है, जो खून से पूरी तरह सनी हुई थी। वहां जाकर वह हैरान हो जाता है। उसके साथी को उन लोगों ने बहुत भयंकर तरीके से मारा हुआ था। वह जल्दी से अपने बाकी साथियों को बुलाता है, सबको दिखाता है और कहता है कि अगर हमें जिंदा रहना है तो हमें जंगल की ओर जाना होगा। सब ऑटो की बात मान लेते हैं, लेकिन जॉन नाम का एक आदमी सांस लेने में थोड़ी समस्या महसूस कर रहा था, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन थोड़ी कम थी, इसलिए वह वहीं बैठ जाता है। दूसरी तरफ ऑटो उन सभी से कहता है कि जो जो लोग मारे गए हैं उनके पास रख लो। अगर इनमें से कोई घर पहुंच भी गया तो वह उनकी फैमिली को यह पर्स दे देगा। सब ऑटो की बात मान लेते हैं। वे जानते हैं कि कोई ना कोई घर तो जरूर पहुंचेगा। ऑटो समूह का लीडर बन चुका है। वह कहता है कि यहाँ रुकना मतलब मौत को दावत देना है, इसलिए हमें यहाँ से चलना होगा। सभी लोग अपना सामान उठाते हैं, खाना, लकड़ी, छोटे हथियार, और सफर पर निकल पड़ते हैं। वे उस रास्ते पर चलते हैं जहां मंजिल साफ नहीं दिख रही होती और आगे का कठिन सफर शुरू होता है। उसी बीच ऑन्टो को वहीं पर एक टूटी हुई शॉटगन मिलती है। शॉटगन तो टूटी हुई थी, लेकिन उसकी गोलियां मिल जाती हैं। यह चीज उन्हें भेड़ियों से बचने में मदद कर सकती है, इसलिए ऑन्टो इसे अपने पास रख लेता है। चलते चलते ठंडी हवा उनके चेहरों को काट रही होती है, सांसें बर्फ बन रही होती हैं और पैर बर्फ में दब रहे होते हैं। आगे बढ़ना सभी के लिए लगभग नामुमकिन सा लग रहा होता है, पर वे जिद की तरह आगे बढ़ते जाते हैं। उनमें से जो सबसे पीछे था वह बहुत थक चुका था और आगे चल नहीं पा रहा था। वह वहीं गिर जाता है और अपने साथियों को आवाज लगाता है। तभी उसके पास कुछ भेड़िए आ जाते हैं और उसे नोचने लगते हैं। उसकी चीख सुनकर ऑटो तुरंत भागकर उसके पास आता है, पर तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। भेड़िए उसे मार कर वहां से भाग जाते हैं और ऑटो कुछ नहीं कर पाता। वह बस उदास बैठ जाता है। फिर उसके साथी उसे वहां से आगे जाने को कहते हैं और वे सभी आगे निकल पड़ते हैं। शाम तक वे सब जंगल तक पहुंचते हैं। जंगल पहुंचते ही बहुत सारी भेड़ियां पीछे से उन पर हमला करने के लिए दौड़ती हुई आती हैं। वे अपनी जान पर खेलकर जंगल की ओर भागते हैं और एक सुरक्षित जगह पर जल्दी से आग जलाते हैं। आग जलाने के बाद भेड़िए सीधे उनके पास नहीं आते, पर जंगल के अंदर से बहुत डरावनी आवाजें आने लगती हैं। सब डर जाते हैं और पूछते हैं, ये क्या चीज है? तब ऑन्टो सभी से कहता है कि यह कोई आम भेड़िया नहीं है, यह अल्फा है, यानी इन भेड़ियों का नेता। ऑन्टो बताता है कि अल्फा ने बहुतों को रोका है और जो नहीं रुका वह अल्फा का शिकार बन गया। तभी जॉन पूछता है, अब हम क्या करेंगे? ऑन्टो कहता है, हम इन भेड़ियों से बचेंगे और लड़ेंगे। फिर ऑन्टो सभी को एक एक लकड़ी का डंडा दे देता है और कहता है कि अगर कोई भेड़िया सामने आए तो इससे वार करो, इससे वह घायल या मर सकता है। जॉन ने ऑन्टो की बात नहीं मानी और लकड़ी को दूर फेंक देता है। तभी उसके पीछे से एक भेड़िया आकर उस पर टूट पड़ता है और उसे काटने लगता है। यह देखकर सभी डर जाते हैं, पर ऑन्टो तुरंत आगे बढ़कर लकड़ी से भेड़िए पर वार करता है। उसकी वजह से सभी मिलकर भेड़िए को जॉन से छुड़ाते हैं और अंत में भेड़िए को मार डालते हैं। फिर वे सभी डर के मारे ऑटवे के पास आकर बैठ जाते हैं। ऑटवे उन्हें कहता है, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुम कभी भी इन भेड़ियों के हाथों मारे जा सकते हो। जॉन बहस करने लगता है। वह ऑटवे से कहता है, तुम लीडर बनने की कोशिश कर रहे हो। वह अपने पास से एक चाकू निकालता है और ऑटवे के ऊपर तान देता है। तभी ऑटवे उसकी आंख पर जोर से वार करता है,
जिससे चिंगारी उसकी आंखों में चली जाती है और जॉन ऑटवे के काबू में आ जाता है। ऑटवे उसे फिर से समझाता है, तुम इस जंगल के बारे में मुझसे ज्यादा नहीं जानते। वह इतना ही बोल पाता है कि तभी सामने से अल्फा भेड़िया वहां पर आ जाता है। उसकी आवाज सुनकर सभी पीछे हट जाते हैं। अब अल्फा भेड़िया जॉन के बिल्कुल सामने खड़ा होता है। जॉन भी धीरे धीरे पीछे हटने लगता है। अल्फा को देखकर सभी के सभी शांत हो जाते हैं। ऑटवे उन सबसे कहता है, उसकी आंखों में देखो, वो हमें कुछ नहीं करेगा। लेकिन अल्फा की आंखों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह इन सबको छोड़ने वाला नहीं है। अल्फा जैसे ही एक कदम आगे बढ़ाता है, वैसे ही ऑटवे उसे गुस्से से देखने लगता है। अल्फा अपनी भाषा में कुछ बोलता है और फिर वहां से चला जाता है। दोस्तों, अब आप ही कमेंट में बताना अल्फा ने क्या कहा था। अल्फा के जाने के बाद जॉन गुस्से में आकर उस भेड़िए को चाकू से मारने लगता है जिस भेड़िए ने उसे पहले काटा था। वह भेड़िए का गला काटकर उसे जंगल में फेंक देता है। जैसे ही वह उस भेड़िए का सिर जंगल में फेंकता है, तभी जंगल के अंदर से उन सभी को भेड़ियों की बहुत सारी रोने जैसी आवाजें सुनाई देने लगती हैं। ये आवाज सुनकर ऑटवे उन सभी से कहता है, हमें जल्दी यहाँ से आगे बढ़ना होगा। वे सभी अपना सामान लेकर आगे बढ़ने लगते हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद बॉब को सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, इसलिए सभी लोग एक पेड़ के पास आग जलाकर वहीं पर रात गुजारने का सोचते हैं, क्योंकि अब सब बहुत थक चुके थे। सभी आग के पास बैठे होते हैं और किसी के पास अब ये उम्मीद नहीं बची थी कि वो सब जिंदा बच भी पाएंगे या नहीं। तभी ऑटवे धीरे से कहता है, वंस मोर इनटू द फ्रे, इनटू द लास्ट गुड फाइट आई एवर नो। आज लगता है कि वही वक्त आ गया है। ऑटवे की आवाज में न डर था न उम्मीद, बस एक सच्चाई थी कि अब या तो वो सब मिलकर घर जाएंगे या एक एक करके यहीं मारे जाएंगे। ये बात सुनने के बाद ऑटवे उन सभी से कहता है, रात बहुत हो चुकी है, तुम सब थोड़ा आराम कर लो। अगली सुबह ऑटवे बॉब को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन रात में सांस रुक जाने की वजह से उसकी मौत हो चुकी होती है। ऑटवे उसे सीपीआर देने की कोशिश करता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी और ऑटवे उसे उठाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन बॉब नहीं उठता। थक हार कर ऑटवे एक जगह बैठ जाता है। कुछ देर चुपचाप बैठने के बाद वह आगे बढ़ने लगता है। चलते चलते उसकी नज़र एक जगह पड़ती है। वह देखता है कि यहाँ के पेड़ों के तनों को हाल ही में काटा गया है। तभी हेनरिक को पानी बहने की आवाज सुनाई देती है। वह कहता है, शायद पास में ही कोई नदी है। वे सभी उस आवाज का पीछा करते हुए नदी तक पहुंचते हैं, लेकिन नदी के दूसरी ओर जाने के लिए करीब 40 फीट ऊंचाई से नीचे उतरना था, और नीचे गिरने का मतलब सीधी मौत। उनमें से 2 लोग डर के मारे मना कर देते हैं, लेकिन ऑटवे उन सब से कहता है, हम यहाँ तक आकर पीछे नहीं हट सकते, हमें आगे बढ़ना ही होगा। वह सबको बताता है, हमें एक और कोशिश करनी होगी, या तो हम यहाँ रहकर मरेंगे या पेड़ों पर रस्सी बांधकर नीचे उतरेंगे। सभी अपने बैग से रस्सियां और कपड़े निकालकर एक लंबी मजबूत रस्सी बना लेते हैं। हेनरिक रस्सी को अपनी कमर में बांधता है और पेड़ की ओर दौड़ लगाकर रस्सी को मजबूती से बांध देता है। अब एक एक करके सभी लोग उस रस्सी के सहारे नीचे उतरने लगते हैं। सबसे आखिर में टैलगेट की बारी आती है। वह रस्सी पकड़कर नीचे उतरने ही वाला होता है, तभी उसका चश्मा नीचे गिर जाता है। चश्मा गिरने से उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वह सीधा नीचे गिर जाता है। वहां नीचे उसकी मौत हो जाती है। ऐसा लग रहा था जैसे यमराज आज उसी का इंतजार कर रहे थे, और नीचे 3 भेड़िए पहले से ही मौजूद थे। वे तुरंत टैलगेट के शव को अपने साथ घसीट ले जाते हैं। ऑटवे और उसके साथी कुछ भी नहीं कर पाते। वे बस उन भेड़ियों की डरावनी आवाजें सुनते रह जाते हैं। कुछ देर बाद वे सब जंगल की ओर गहराई में चले जाते हैं, जहां पेड़ों की ओट में भेड़ियों की निगाहें हर वक्त उनका पीछा कर रही होती हैं। हर कदम उन्हें मौत के और करीब ले जा रहा था। अब जंगल पहले से भी ज्यादा घना और ठंडा हो चुका था। हवा इतनी तेज और ठंडी थी कि सांस लेना भी मुश्किल हो गया था। ऑटवे के साथ अब बस 2 लोग ही बचे थे। बाकी सब या तो गिर चुके थे या भेड़ियों का शिकार बन चुके थे। अब हर कदम मौत के साथ उठ रहा था, क्योंकि भेड़ियों की आवाजें अब दूर नहीं बल्कि बहुत पास से आ रही थीं। उन सभी के पीछे छायाओं की तरह भेड़िए घूम रहे थे। धीरे धीरे सब थकने लगते हैं। तभी हेनरिक कहता है, बस करो, अब हम इन भेड़ियों से नहीं लड़ पाएंगे। लेकिन ऑटवे कुछ नहीं कहता, वह बस आगे बढ़ता रहता है। बर्फ अब उनके घुटनों तक धंस चुकी है। वह दोनों को किसी तरह खींचते हुए समझाता है, अगर चलना बंद किया तो जिंदा रहना भी बंद हो जाएगा। लेकिन किस्मत भी जैसे साथ छोड़ चुकी थी, क्योंकि तभी 2 और भेड़िए सामने आ जाते हैं और उनका पीछा करने लगते हैं। डर के मारे वे बर्फ में भागने लगते हैं। तभी हेनरिक का पैर फिसलता है और वह सीधा बर्फीले पानी में गिर जाता है, और हेनरिक बहते हुए आगे बढ़ता है, लेकिन उसका पैर नीचे एक पत्थर में फंस जाता है। जब ऑटवे उसे नदी में फंसा हुआ देखता है,
तो वह तुरंत नदी में कूद जाता है और हेनरिक को बाहर निकालने की कोशिश करने लगता है। वह उसे निकालने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन पैर पत्थर में फंसे होने के कारण हेनरिक बाहर नहीं निकल पाता और वहीं नदी में उसकी मौत हो जाती है। यह देखकर ऑटवे और जॉन दोनों बहुत उदास हो जाते हैं। अब जॉन से चला भी नहीं जा रहा था। वह हेनरिक की मौत के बाद पूरी तरह टूट चुका था। जॉन धीरे से ऑटवे से कहता है, तुम अब आगे की ओर जाओ, मुझे यहीं पर छोड़ दो। लेकिन ऑटवे जवाब देता है, नहीं, हम जाएंगे तो दोनों साथ में। जॉन कहता है, मैं घर जाकर भी क्या करूंगा, वहीं शराब में डूबा रहूंगा। इस दुनिया में मेरा कोई है भी तो नहीं, मुझे यहीं छोड़ दो और तुम जाओ। ऑटवे उसकी आखिरी बात सुनता है, उसे देखता है और आखिरी बार अलविदा कहकर अकेला ही जंगल के अंदर चला जाता है। अब बस वह अकेला रह गया है, थका हुआ, टूटा हुआ और चारों तरफ सिर्फ सफेद मौत। वह बर्फ में बैठता है, अपने गले से हाथ डालकर अपनी पत्नी की तस्वीर निकालता है। उसकी यादें जिंदा हो जाती हैं। वह अपनी पत्नी की आवाज़ सुनता है जो कहती है, तुम हारना मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। लेकिन तभी झाड़ियों में कुछ हलचल होती है। वह देखता है, वहां फिर से भेड़िए आ चुके हैं। धीरे धीरे वे सब मिलकर उसे चारों ओर से घेर लेते हैं। तभी दिखता है अल्फा भेड़िया, जो इस पूरे झुंड का लीडर था। ऑटवे कहता है, अच्छा तो ये तुम्हारा अड्डा है। जैसे ही अल्फा नीचे आता है, बाकी सारे भेड़िए वहां से पीछे हट जाते हैं। अब बस ऑटवे और अल्फा आमने सामने हैं। दोनों के बीच सन्नाटा है, ना कोई चीख ना डर, बस मौत की ठंडी हवा बह रही है। ऑटवे अपनी जेब से छोटी छोटी शराब की बोतलें निकालता है, उन्हें हाथों में कपड़े से कसकर बांध देता है और पत्थर पर मारकर कांच तोड़ देता है। अब उसके हाथों में कांच के टूटे हुए धारदार टुकड़े चमक रहे हैं। वह एक आखिरी गहरी सांस लेता है, अल्फा की आंखों में देखता है और कहता है, आज मैं या तो जिंदा रहूंगा या फिर यहीं मर जाऊंगा। ये कहकर ऑटवे पूरी ताकत से अल्फा की ओर दौड़ पड़ता है और कैमरा धीरे धीरे ऊपर उठता है। फिल्म यहीं खत्म हो जाती है, बिना यह बताए कि कौन जीता और कौन हारा। लेकिन एक बात साफ थी, कभी कभी इंसान को भेड़ियों से नहीं बल्कि खुद से लड़ना पड़ता है। तो दोस्तों, यह थी द ग्रे की एक ऐसी कहानी जो सिर्फ सर्वाइवल नहीं बल्कि इंसान के अंदर की लड़ाई को दिखाती है। ऑटवे ने हमें सिखाया कि हिम्मत का मतलब जीतना नहीं होता, बल्कि आखिरी सांस तक लड़ते रहना ही असली हिम्मत है।